इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तो बेटे ऐसा है, इंटरफेरेंस का मतलब ये है, अब ऐसा हो सकता है कि कमरे में दो आदमी गाना गा रहे हो और बेटे कोई आवाज ना हो कमरे में। ऐसा भी हो सकता है कि कमरे में दो आदमी गाना गा रहे हो और बहुत ऊंची आवाज हो। ये क्या फर्क है, दोनों जो साउंड वेव्स हैं वो सुपर इम्पोज हुई और उसके बाद उन्होंने एक हमारे को पैटर्न दिया है। उसके बाद क्या है, देयर हैज बीन ए रिजल्टेंट वेव। दो वेव्स के सुपर इम्पोजिशन के बाद देयर इज ए रिजल्टिंग वेव, एक रिजल्टिंग वेव आती है दोनों को जोड़ने पर। दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। ठीक है बेटे, तो सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स इज व्हेन टू वेव्स आर superimposed upon each other and it gives rise to a resulting wave। तो इसके बाद क्या होता है, एक रिजल्टिंग वेव हमारे पास, रिजल्टिंग वेव फॉर्म हमारे पास जनरेट होता है। तो ऐसा पॉसिबल है बेटे, एक कमरे में दो आदमी गाना गा रहे हों और आवाज हो ही ना कमरे में। क्यों? ये कैसी इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और बेटा ऐसा भी हो सकता है कि दो आदमी गाना गा रहे हो और आवाज बहुत ऊंची हो, कान फट रहे हो। इसका मतलब क्या है कि देयर इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो दो तरह की इंटरफेरेंस पॉसिबल है, वन इज कंस्ट्रक्टिव एंड अनदर इज डिस्ट्रक्टिव। वन इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड अनदर इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरी है बेटे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाउ देखो बेटे, रिजल्टिंग इंटेंसिटी इज लार्ज whenever there is a constructive interference and resulting intensity is small whenever there is destructive interference. Now what is this intensity of sound? देखो बेटा इंटेंसिटी होती है, देखो आपने टोटल एनर्जी पढ़ी थी। टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन वाज हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू a स्क्वायर। ठीक है बेटे, was half m omega square into a square. Now the intensity is defined as the energy per unit area per unit time. The energy per unit area per unit time is defined as the energy per unit time is defined as the intensity of the sound. ठीक है, intensity of the wave. So बेटा intensity का जो फॉर्मूला होता है that is equal to half rho v ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, हाफ रो वी इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। सो ये देखिए बेटा, ये बन जाएगा रो इंटू वी। ठीक है बेटे, रो इंटू वेलोसिटी विल बी इक्वलेंट टू, ये केजी पर मीटर क्यूब है और ये मीटर पर सेकंड है, तो ये एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बन जाएगा बेटे। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कैसे, यहाँ पे नीचे मीटर स्क्वायर की यूनिट्स आ जाएंगी। ए क्या है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सो इंटेंसिटी ऑफ ए वेव इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। इस पूरे एक्सप्रेशन में देखिए जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी किसकी है, मीडियम की डेंसिटी है। v क्या है, it is the speed of the wave, omega you can understand it is the angular frequency and a is amplitude। ये बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है बेटे, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल है। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अब देखिए बेटा, जब कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, अगर मेरे पास दो वेव्स हैं, दोनों की दोनों सुपर इम्पोज कर गई, तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी कैन बी लार्ज और रिजल्टिंग इंटेंसिटी कैन बी स्मॉल आल्सो। दोनों ही पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं। दो वेव्स हैविंग डिफरेंट amplitudes and having some phase difference can superimpose upon each other to give a resulting wave। ठीक है बेटे, the resulting wave can be constructive or it can be resulting wave can have a larger intensity or it can have a smaller intensity। देखो बेटा, अगर मेरे पास एक वेव ऐसी है और इसका एम्पलीट्यूड a1 है, दूसरी वेव ऐसी है और इसका एम्पलीट्यूड बेटा a2 है। आप देखो, अगर इन दोनों को सुपर इम्पोज कराएंगे तो क्या होगा, दोनों का एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट पे पड़ेगा
और द रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड विल बी लार्ज, तो रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड कुछ ऐसा आएगा बेटे। सो रिजल्टिंग वेव विल हैव एम्पलीट्यूड लाइक दिस, और जो रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू a1 प्लस a2। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि जब दो वेव्स सुपर इम्पोज होती है तो उनका जो पार्टिकल देखिए बेटा x दूरी पर अलग अलग पार्टिकल सिंपल हार्मोनिकली वाइब्रेट कर रहे हैं, वो जब सुपर इम्पोज होते हैं तो उनकी रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है, सिंपली ऐड हो जाती है बेटे। तो यहाँ पे देखिए आपने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दी रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड बिकेम लार्ज, दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हो गया और रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड हो गया a1 प्लस a2। सो ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, दिस इज कॉल्ड बेटा, ये जो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड लार्ज आया, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब मैं आपके साथ दो वेव्स लूंगा which are traveling in the same direction, which are traveling in the same direction and which are having some phase difference and both are having different amplitudes, दोनों का सुपरपोजिशन होगा तो किस फेज डिफरेंस पर मैक्सिमम होगा, किस फेज डिफरेंस पर मिनिमम होगा, वी विल बी डिस्कसिंग दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट नाउ। तो अब हम देखेंगे बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस कंडीशंस के कितने फेज डिफरेंस और कितने पाथ डिफरेंस पे होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कितने फेज डिफरेंस और कितने पाथ डिफरेंस पे हो सकती है। मैं बेटे दो सुपरपोजिशन वेव्स का वेव फंक्शन लिख रहा हूं, जो दोनों वेव्स जो सुपर इम्पोज हो रही हैं उनका वेव फंक्शन लिख रहा हूं। तो y1 इज इक्वल टू a1 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये होगी पहली वेव। दूसरी वेव है बेटे y2 इज इक्वल टू a2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। दोनों वेव सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, एक का एम्पलीट्यूड a1 है, दूसरी का a2 है, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है फाई का। अगर फेज डिफरेंस होगा तो पाथ डिफरेंस होगा ही होगा बेटे, मैंने आपको ये पहले बताया था। अब इन दोनों को बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो रिजल्टिंग वेव आएगी उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी y1 प्लस y2, दैट मीन्स आई कैन पुट दिस एज a1 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 बेटे साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ठीक है बेटे, अब आप देखिए इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं थोड़ा सिंपलर मेथड में। यू कैन ट्रांसफॉर्म दिस इन ए सिंपलर वे, दैट इज यू कैन ट्रांसफॉर्म इट इन दिस फैशन, a1 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 इंटू, अब देखो बेटा ये पूरा ही टर्म a है, ये b है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा रहा हूं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको मैंने a मान लिया पूरे को, इसको b मान लिया, साइन ऑफ a प्लस बी का फार्मूला लगा दिया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखो बेटा ये हो जाएगा आपके पास कितना, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 कॉस फाइव इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छा बेटे, और इसको हमने फिर a2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तीसरी टर्म को भी, प्लस बेटे a2 साइन फाइव इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा बेटे, देखो a1 प्लस a2 कॉस फाइव इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन फाइव इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हमारे पास रिजल्टिंग वेव आई। ठीक है बेटे, ये रिजल्टिंग वेव आई। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि हमने क्या निकालना है, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड निकालना है बेटे, तो इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और अब इसका मैं फर्दर सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे करूंगा बेटे। a1 plus a2 cos phi can be put as
ए टाइम्स कॉस डेल्टा, ठीक है बेटे, और A2 साइन फाई को हम लोग पुट कर सकते हैं ए साइन डेल्टा। डेल्टा क्या है? रिजल्टिंग वेव, रिजल्टिंग फेज डिफरेंस, जो रिजल्टिंग वेव फंक्शन आया उसका जो फेज आ रहा है वो हमने डेल्टा अज्यूम कर लिया। A1 प्लस A2 कॉस फाई को A कॉस डेल्टा पुट कर दिया, A2 साइन फाई को A साइन डेल्टा पुट कर दिया। अब अगर मैं बेटा इसमें सब्सटीट्यूट करूं इस वाली इक्वेशन में, इसको इक्वेशन 1 कहता हूं, सब्सटीट्यूट करता हूं ये पर्टिकुलर वैल्यूज इसमें, तो A टाइम्स y इज इक्वल टू A टाइम्स साइन डेल्टा, सॉरी A टाइम्स कॉस ऑफ डेल्टा, A टाइम्स कॉस ऑफ डेल्टा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस बेटे A टाइम्स साइन डेल्टा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब देखिए बेटा, अब देखिए बेटा, इसको आप क्या कर सकते हैं, ए बाहर आ जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हो गया साइन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला, तो साइन ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिजल्टिंग वेव फॉर्म, इन दोनों के वेव्स के जुड़ने पर ये हमारे पास एक वेव आ रही है। अब अगर हमें दोनों के एम्पलीट्यूड पता है और फेज डिफरेंस पता है दोनों इंटरफेयरिंग वेव्स के बीच में, देन वी कैन फाइंड आउट द एम्पलीट्यूड इंडिविजुअली आल्सो। एम्पलीट्यूड को हम लोग इंडिविजुअली भी निकाल सकते हैं। एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे बेटा आप, ये सेकेंड और थर्ड इक्वेशन है, ऐसा करो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड एडिंग बोथ द इक्वेशंस, दोनों साइड स्क्वायर करके ऐड करो बोथ द इक्वेशंस को। तो आप देखिए बेटा क्या बन जाएगा, नाउ A1 प्लस A2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस A2 साइन फाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा 1 के बराबर होता है, तो ये हो गया ए स्क्वायर के बराबर। इसको स्क्वायरिंग करो, खोलो बेटे, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है बेटे, प्लस 2A1 A2 इंटू कॉस ऑफ फाई प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये बराबर हो गया बेटे ए स्क्वायर के। तो इसका मतलब है रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे इसमें और इसमें, तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 होता है बेटे, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A1 A2 इंटू कॉस ऑफ फाई, ठीक है बेटे। तो इसका मतलब है रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड ये आया, इसका मतलब है रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड ये आया, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A1 A2 इंटू कॉस ऑफ फाई। अब मैं, अगर मुझे ये रिजल्टिंग फेज डिफरेंस पता हो, सपोजिंग इफ आई नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस फाई, तो रिजल्टिंग फेज डिफरेंस पता हो, देन आई कैन डिसाइड व्हाट विल बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, व्हाट विल बी द मिनिमम एम्पलीट्यूड, वो मैं निकाल सकता हूँ। अब बेटा कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, ठीक है, और कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है बेटे, कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू होती है -1। कॉस फंक्शन जो है वो -1 और 1 के बीच में लाई करता है, कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू +1 है और कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1 है। अब देखो बेटे, अगर आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखना चाहो, अगर आप मैक्सिमम और फाई को हम जनरल टर्म्स में लिख सकते हैं, वी कैन राइट दी एंगल फाई इन जनरल टर्म्स। तो फाई जो होता है वो अगर 2n पाई हो, ठीक है बेटे, वेयर n वेरीज फ्रॉम 0 1 2 3, ठीक है, तो cos 0 देखो 1, cos 2 पाई देखो 1, cos 360 डिग्री बेटे 1, cos 4 पाई देखो 1, ठीक है। अगर मैं cos फाई को -1 कह रहा हूं तो इसकी जनरल टर्म क्या आएगी बेटे, फाई विल बी इक्वल टू, फाई विल बी इक्वल टू 2n
-1 into pi, where n, yeah, 2n plus 1 into pi, so n can take 0 1 2 3 so on. ठीक है बेटे, तो n को 0 पुट करो तो क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, और cos 180 -1 के बराबर होता है। तो अगर फेज डिफरेंस दोनों वेव्स के बीच में 2n plus 1 पाई हो, यानी ऑड मल्टीपल हो पाई का, तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ठीक है बेटे, क्योंकि रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड विल बी लीस्ट। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी, जब फेज डिफरेंस दोनों इंटरफेयरिंग वेव्स के बीच में कितना हो, 2n पाई हो। तो अब देखो बेटे, अब देखो बेटे, नाउ ये फाई 2n पाई है या फाई 2n plus 1 इंटू पाई है। ठीक है बेटे, अगर 2 पाई का फेज डिफरेंस हो, 2 पाई का फेज डिफरेंस हो, तो पाथ डिफरेंस होता है एक वेवलेंथ का, यानी लैम्बडा का। अगर 1 रेडियन का फेज डिफरेंस हो, तो पाथ डिफरेंस हो जाता है लैम्बडा बाय 2 पाई का। और बेटे अगर 2n पाई का फेज डिफरेंस है, तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2n पाई। तो ये देखो बेटे, ये हो जाएगा n लैम्बडा। इसका मतलब है अगर दो इंटरफेरिंग वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस n लैम्बडा हो, पाथ डिफरेंस n लैम्बडा हो, देन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस आप फिर से देख सकते हैं, पाथ डिफरेंस कितना होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बेटा, देखो अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही हो तो 2n plus 1 इंटू पाई, इसके लिए पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटे, लैम्बडा बाई 2 पाई इंटू 2n plus 1 इंटू पाई। ठीक है बेटे, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो इस केस में पाथ डिफरेंस हो गया 2n plus 1 इंटू लैम्बडा बाई 2। अगर दो इंटरफेरिंग वेव्स के बीच में path difference odd multiple of lambda by 2 हो, then there is a destructive interference। तो path difference for destructive interference निकाला हमने, destructive interference के लिए path difference ये है बेटे, और constructive interference के लिए path difference ये है। this is for constructive interference। ठीक है बेटे, अब देखिए अगर तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड कितना होगा, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड कितना होगा अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। ठीक है बेटे, आपने ये देखा कि एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस ऑफ फाई। ठीक है बेटे, सो अगर फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस the path difference between the two interfering waves ठीक है जी, is n lambda। ठीक है बेटे, सो अब रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड विल बी amplitude square is equal to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2। ठीक है बेटे, तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी a इज इक्वल टू a1 प्लस a2। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड जो हो जाता है वो a1 प्लस a2 हो जाता है। और बेटे अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड बेटे a इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, और cos फाई की वैल्यू -1 है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा -2 टाइम्स a1 a2, ये a स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मतलब a कितना हो जाएगा बेटे, a1 माइनस a2। ठीक है, तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड विल बी
A1 माइनस A2, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड विल बी A1 माइनस A2 अगर क्या हो रही हो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही हो। अब बेटे रिजल्टिंग इंटेंसिटी के बारे में क्या कह सकते हैं हम, देखो आपको पता लगा कि आपको ये बात पता लगी कि एम्पलीट्यूड स्क्वायर, जो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड है वेव का, वो है ए स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू कॉस ऑफ फाई। ए स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू कॉस ऑफ फाई। ये रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड है, जो दो वेव्स के सुपर इम्पोज होने के बाद रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड हमारे पास आता है, वो ये है। ठीक है बेटे, ये हमारे को पता चला, दिस वी केम टू नो। ठीक है, अब आपको पता है इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो रिजल्टिंग वेव की इंटेंसिटी आई ले लेते हैं, तो आई विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ I1 I2 इंटू कॉस ऑफ फाई। तो रिजल्टिंग वेव की इंटेंसिटी क्या हो गई, दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ I1 I2 इंटू कॉस ऑफ फाई। ये रिजल्टिंग वेव की इंटेंसिटी आई आफ्टर सुपर इम्पोजिशन। ठीक है बेटे, तो अगर आपको ये पता चल गया कि अगर कॉस फाई, अब अगर कॉस फाई 1 है यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, तो I विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ I1 प्लस I2, ठीक है बेटे, का स्क्वायर। I विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि cos फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ I1 I2, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। और अगर cos फाई की वैल्यू -1 है, यानी कौन सी इंटरफेरेंस हो रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, तो इस केस में I जो आएगा दैट विल बी मिनिमम, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, that will be equal to square root of I1 minus I2 का होल स्क्वायर। तो ये हमने बेटे डिस्कस किया the intensity, resulting intensity and the resulting amplitude in case of interference of, in case of interference यानी कि constructive या destructive interference। और इसमें बेटे हमारे को क्वेश्चन आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि क्या अगर फेज डिफरेंस दिया होगा, दो इक्वेशंस दी होंगी वेव की, वी विल हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टिंग फेज डिफरेंस, द रिजल्टिंग वेव फंक्शन वी विल हैव टू फाइंड आउट। ठीक है बेटे, अच्छा अब आपने एक चीज देखी थी कि वी हैड रिटन A1 प्लस A2, ठीक है बेटे, A1 प्लस A2 साइन फाई को हमने लिखा था A टाइम्स कॉस डेल्टा, ठीक है बेटे, A कॉस डेल्टा लिखा था, और A2 कॉस फाई को हमने लिखा था A टाइम्स साइन डेल्टा। ठीक है बेटे, अगर रिजल्टिंग फेज डिफरेंस निकालना हो तो आप इसको डिवाइड कर दो सेकंड को फर्स्ट से, तो tan ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू A2 कॉस फाई बाई A1 प्लस A2 साइन फाई। एक बार चेक कर लेता हूँ बेटे, यहाँ कॉस फाई ही था या साइन फाई था, तो देखो बेटे y वाज इक्वल टू y1 प्लस y2, y1 कितना था A1 साइन ओमेगा t माइनस kx, और y2 कितना था A2 साइन a कॉस b प्लस कॉस ऑफ ए साइन बी। ठीक है बेटे, तो ये आपके पास था A1 प्लस A2 कॉस फाई था, A1 प्लस A2 कॉस फाई था, और यहाँ पे था बेटे साइन फाई, यहाँ पे था साइन फाई। तो ये आपके पास आ गया, डिवाइड करोगे tan डेल्टा कितना आ जाएगा, A2 tan डेल्टा कितना आ जाएगा, दैट विल बी A2 साइन फाई ओवर A1 प्लस A2 कॉस फाई। ठीक है बेटे, तो tan डेल्टा वाज इक्वल टू A2 साइन फाई बाय A1 प्लस A2 इंटू कॉस फाई। तो ये हमने निकाला था बाय डिराइविंग। ठीक है बेटे, तो ये रिजल्टिंग फेज डिफरेंस आ गया, तो डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ A2 साइन फाई बाय A1 प्लस A2 कॉस फाई।
ठीक है बेटे, तो ये हमारे पास रिजल्टिंग फेज डिफरेंस आ गया, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड निकाला हमने, रिजल्टिंग इंटेंसिटी निकाली और रिजल्टिंग फेज डिफरेंस निकाला। ठीक है बेटे, तो ये हमने इंटरफेरेंस इन जनरल ली थी दो डिफरेंट वेव्स की जिनके एम्पलीट्यूड में फर्क है और जिनके बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। अब बेटे जो इंटरफेरेंस है इट कैन टेक प्लेस इन वेरी मैनी डिफरेंट सिचुएशंस, बड़ी अलग अलग सिचुएशंस में इंटरफेरेंस कैन टेक प्लेस। तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स कैन टेक प्लेस इन डिफरेंट सिचुएशंस। अब मैं आपके साथ एक सिचुएशन डिस्कस करूंगा दैट इज बीट्स। ठीक है बेटे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। तो इंटरफेरेंस की एक कैटेगरी है फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। नाउ बेटे बीट्स क्या होती हैं, हाउ डू यू डिफाइन बीट्स? ये क्या है बेटे? बीट्स है। ये क्या हो रहा है? दी कंटिन्यूअस राइज एंड फॉल ऑफ साउंड, जो राइज हो रहा है साउंड का एकदम और एकदम फॉल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड बीट्स, दैट कंस्टिट्यूट वन बीट। वन बीट क्या होती है बेटे? वन राइज एंड वन फॉल। और बीट्स क्या होती है फॉर्मेशन ऑफ बीट्स? द राइज एंड फॉल। ठीक है, बीट्स बड़ी कॉमन है बेटे, जहां डिस्को जाओ कहीं तो वहां भी बीट्स ही बज रही होती हैं। क्यों? बिकॉज दे आर प्लेजेंट एंड वन फील्स लाइक डांसिंग। तो जैसे मैं आप देखो आपके सामने डांस करके दिखाऊंगा बेटे। अब बेटे हमने बीट्स का जो फिनोमिना है हमने तो टेक्निकली एनालाइज करना है, फिजिक्स के हिसाब से एनालाइज करना है। ये तो मैंने आपको म्यूजिक सुनाया बीट्स का कि किस तरह से बीट्स जो हैं ओरिजिनेट होती हैं, बीट्स का क्या, अब बीट्स के पीछे क्रिएट करने के पीछे क्या फिलॉसफी है, किस तरह से हम लोग बीट्स क्रिएट कर सकते हैं, हाउ कैन वी क्रिएट दी बीट्स। तो देखो बेटे बीट्स दी रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ साउंड, दी रेगुलर rise and fall of sound, fall of sound, fall of sound is called beats। ठीक है जी, gives rise to beats या is called beats। ठीक है बेटे, आप देखिए if two waves, if two sound waves, if two sound waves of having small difference in frequencies, having small difference in frequencies and different wavelengths traveling along same direction, traveling along same direction, superimpose upon each other, give rise to the phenomena of beats। ठीक है, और बेटे प्रेफरेबली the difference in the frequencies of the interfering waves should be around or less than 10 हर्ट्ज। बेटे ऐसा है दो सोर्सेज जिनके बीच में बहुत स्मॉल फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, दैट इज 10 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज से कम का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है,
वो जब दोनों सुपर इम्पोज करती हैं, और दोनों की दोनों वेव्स कैसे चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, जब वो दोनों सुपर इम्पोज करती हैं, देन दिस गिव्स राइज टू द फिनोमेना ऑफ बीट्स, दिस गिव्स राइज टू द फिनोमेना ऑफ बीट्स। ठीक है बेटे, तो जो एक राइज और एक फॉल दैट कंस्टिट्यूट्स वन बीट। ठीक है बेटे, अब अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस ज्यादा हो दोनों इंटरफेयरिंग वेव्स के बीच में, तब भी बीट्स फॉर्म होती हैं, बट वो हम सुन नहीं पाते, वो बीट्स हम लोग सुन नहीं पाते, वो बीट्स बीट्स तब भी फॉर्म होती हैं, लेकिन वी आर अनएबल टू हियर द बीट्स। ठीक है बेटे, तो वी आर अनएबल टू हियर द बीट्स इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। अब देखिए, मैं आपको इसका मैथमेटिकल एनालिसिस हम लोग करेंगे बीट्स का, वी विल बी एनालाइजिंग देम मैथमेटिकली नाउ। तो ये मैंने आपके सामने डेफिनेशन रखी बीट की। Now we will be analyzing them mathematically। देखो बेटा, अगर हमारे पास ये एक वेव है और ये दूसरी वेव है, ठीक है बेटे, दोनों की दोनों क्या कर रही हैं, सुपर इम्पोज हो रही हैं। ठीक है, अब दोनों की दोनों सुपर इम्पोज हुई, लेट से दोनों का एम्पलीट्यूड सेम था बेटे, एम्पलीट्यूड सेम था, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में फर्क है, ये वाली नीचे वाली की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और ऊपर वाले की कम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज नियर अबाउट 10 हर्ट्स और लेस देन 10 हर्ट्स। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो रिजल्टिंग हमारे पास इन दोनों को जुड़कर एक वेव आएगी, उस वेव को मैं बेटे यहाँ पे बनाऊंगा, इन दोनों के सुपर इम्पोजिशन से जो वेव आएगी दैट विल बी समवट लाइक दिस। ठीक है बेटे, ये देखो, ये देखो बेटे, ये देखो, दोबारा देखो, ठीक है बेटे, तो ये क्या है, दिस इज द फिनोमेना ऑफ बीट्स। ठीक है बेटे, ये क्या हुआ, यहाँ पे साउंड गिर रही है और यहाँ पे वापस उठ रही है, ये रेगुलर, ये फॉल हो रहा है साउंड का और यहाँ पे राइज, ठीक है बेटे, ये राइज हुआ और एक बारी फॉल हुआ, तो ये दिस कंस्टिट्यूट ए बीट, वन बीट इज वन फॉल एंड वन राइज, वन फॉल एंड वन राइज कंस्टिट्यूट वन बीट। ठीक है बेटे, अब देखिए ये बीट की इक्वेशन क्या होगी, ये जो सुपर इम्पोजिंग वेव आई है इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, दैट वी विल बी डिराइविंग नाउ। ठीक है बेटे, तो लेट अस से वी आर हैविंग वन वेव दैट इज y1 is equal to a times sine of 2 pi, ठीक है भाई, 2 pi by lambda into vt minus x। इसको बेटे आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, a sin 2 pi into n 1t v by lambda n1 minus x by lambda 1। ठीक है बेटे, इसको लैम्डा 1 कर लो। अच्छा, दूसरी वेव का वेव फंक्शन है y2 इज इक्वल टू a टाइम्स साइन ऑफ 2 पाई n2t माइनस x बाई लैम्डा 2। अब ये दो हमारे पास अलग अलग वेव्स हैं और दोनों का सुपर इम्पोजिशन करा रहे हैं, तो रिजल्टिंग वेव इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, सो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, सो दैट विल बी इक्वल टू, अब लेट अस से जहां पे हम देख रहे हैं कि वेव सुपर इम्पोज हो रही हैं, एट दैट पोजीशन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, a साइन 2 पाई n1t प्लस a टाइम्स साइन 2 पाई n2t, ये हो जाएगा बेटे a टाइम्स, अब देखो साइन a प्लस साइन b, ये फार्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी वाला फार्मूला, 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू कितना हो जाएगा बेटे, 2 पाई n1 प्लस n2 इंटू टी बाई क्या चीज, बाई 2, 2 साइन
c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू 2 पाई n1 माइनस n2 इंटू टी बाई टू। तो ये आया बेटे, तो ये हो गया 2a टाइम्स कॉस ऑफ पाई टाइम्स n1 माइनस n2 इंटू टी इंटू साइन ऑफ पाई इंटू n1 प्लस n2 इंटू टी। तो ये बेटा ये इन जनरल इसको हम a डैश कह सकते हैं, y इज इक्वल टू a डैश, y इज इक्वल टू a डैश इंटू साइन ऑफ पाई टाइम्स n1 प्लस n2 इंटू टी। y इज इक्वल टू a डैश इंटू साइन ऑफ पाई टाइम्स n1 प्लस n2 इंटू टी। अब एम्पलीट्यूड में क्या चीज वेरिएशन कॉज कर रही है? एम्पलीट्यूड में बेटे ये वाला फैक्टर वेरिएशन कॉज कर रहा है, जिसके कारण एम्पलीट्यूड बदल रहा है, कभी मैक्सिमम हो रहा है और कभी मिनिमम हो रहा है। और ये हमारी रिजल्टिंग इक्वेशन आई जो कि बीट्स को रिप्रेजेंट करती है। ये इक्वेशन है दोनों की साउंड की सुपर इम्पोजिशन होने के बाद जो बीट्स फॉर्म हुई उनकी ये एक रिजल्टिंग इक्वेशन है। ठीक है बेटे। नाउ देखो बेटा, बीट्स हमने पढ़ी थी और बीट्स की इक्वेशन निकाली थी। बीट्स है सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स हैविंग वेरी स्मॉल डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज डिफरेंस लेस देन 10 हर्ट्ज जब सुपर इम्पोज होती हैं, दैट गिव्स राइज टू द फिनोमेना ऑफ बीट्स। और बीट्स कैसे होती हैं बेटे? तुक तुक दुक 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 दुक, दिस इज व्हाट, दीज आर बीट्स दैट आर जनरेटेड। ठीक है, और दो साउंड्स की सुपर इम्पोजिशन के बाद ये बीट्स जनरेट होती हैं। अब बीट्स में हमने देखा था बेटे जो एम्पलीट्यूड का डिसाइडिंग फैक्टर है वो था कॉस ऑफ पाई टाइम्स n1 माइनस n2 इंटू टी इज इक्वल टू, इस वाले फैक्टर पर जो है एम्पलीट्यूड डिपेंडेंट है, इस वाले फैक्टर पर एम्पलीट्यूड डिपेंडेंट है। बीट्स में क्या होता है? रेगुलर राइज और फॉल होता है साउंड का, देयर इज ए फॉल एंड देयर इज ए राइज ऑफ साउंड। ठीक है बेटे। अब देखिए कॉस पाई n1 माइनस n2 इंटू टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये क्या है बेटे? मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू के लिए कॉस ऑफ पाई टाइम्स n1 माइनस n2 इंटू टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अच्छा बेटे देखो, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस पाई n1 माइनस n2 इंटू टी इज इक्वल टू k टाइम्स, जो एंगल है, ये जो एंगल है पाई टाइम्स n1 माइनस n2 इंटू टी, ये किसके बराबर होना चाहिए? दिस शुड बी इक्वल टू k पाई, दिस इज इक्वल टू k पाई, वेयर k कैन टेक वैल्यूज 0 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है बेटे। इसका मतलब क्या हुआ? t इज इक्वल टू k बाई n1 माइनस n2। ठीक है, इसका मतलब है पहला मैक्सिमम कब आ रहा है? 0 पर। अगला मैक्सिमम कब आ रहा है? 1 बाय n1 माइनस n2 पर। उससे अगला मैक्सिमम आ रहा है बेटे 2 बाय n1 माइनस n2 पर, और उससे अगला मैक्सिमम आ रहा है 3 बाय n1 माइनस n2, उससे अगला मैक्सिमम आ रहा है 3 बाय n1 माइनस n2, उससे अगला मैक्सिमम आ रहा है बेटे 4 बाय n1 माइनस n2 सो ऑन। ठीक है, उससे अगला मैक्सिमम आ रहा है बेटे 4 बाय n1 माइनस n2 सो ऑन। तो इस तरह से हमारे पास मैक्सिमम आ रहे हैं, ये मैक्सिमम इंटेंसिटीज हो रही हैं, यानी एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम हो रहा है इतने इतने टाइम के बाद। तो कितने कितने टाइम बाद मैक्सिमम आ रहा है? 1 बाय n1 माइनस n2, 1 बाय n1 माइनस n2, 1 बाय n1 माइनस n2, बाद क्या आता जा रहा है? मैक्सिमम हो रहा है, यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता जा रहा है आफ्टर ए टाइम 1 बाय n1 माइनस n2। 1 बाय n1 माइनस n2 के बाद हमेशा क्या हो रहा है? दी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज कमिंग। अच्छा बेटे, अगर हमने मिनिमम एम्पलीट्यूड देखना है तो मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए ये वाला फैक्टर किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। तो क्या होगा? एम्पलीट्यूड विल बी मिनिमम। यहां पे एम्पलीट्यूड नेगेटिव और पॉजिटिव मैक्सिमम था। तो अब देखिए बेटा, अगर आप इसको 0 पुट अप करते हैं, इसको 0 पुट अप कर देते हैं, तो क्या होगा? दिस इज फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड। किसके लिए बेटा? मिनिमम एम्पलीट्यूड।
तो मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए जो cos पाई n1 माइनस n2 इंटू टी है, ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा बेटे। अगर ये 0 के बराबर है तो आप देखिए, ये तो हमने मैक्सिमम के लिए टाइमिंग देखा। मैक्सिमम के लिए टाइम क्या है? 1 बाय n1 माइनस n2, 1 बाय n1 माइनस n2। ठीक है बेटे, तो ये हमारे पास आता जा रहा है आफ्टर फॉर ए मैक्सिमम वी आर हैविंग 1 बाय n1 माइनस n2, 1 बाय n1 माइनस n2। अच्छा बेटे, मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए व्हाट हैपेंस इज, मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए cos ऑफ पाई n माइनस n2 इज 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाई टाइम्स n1 माइनस n2 इंटू टी इज इक्वल टू 2k प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, 2k प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। अब देखो बेटा, k कैन टेक वैल्यू 0 1 2 3 4, ठीक है, सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, n1 माइनस n2 इंटू टी बराबर है 2k प्लस 1 बाई 2। तो इसका मतलब t कितना आ गया बेटे, 2k प्लस 1 बाई 2 टाइम्स n1 माइनस n2। तो यहां पे अब अगर आप k की वैल्यूज डालोगे बेटा, तो आपके पास टाइम्स आ जाएंगे, सक्सेसिव टाइम्स आ जाएंगे। क्या क्या? पहला टाइम आ जाएगा k 0 डाला तो 1 बाई 2 n1 माइनस n2, अगला 3 बाई 2 n1 माइनस n2, अगला 5 बाई 2 n1 माइनस n2 एंड सो ऑन। ठीक है बेटे, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब भी आप देखिए मिनिमम कब आ रहा है, अब भी आप देखिए मिनिमम कब आ रहा है, 1 बाय n1 माइनस n2 पर, 1 बाय n1 माइनस n2 पर, 1 बाय n1 माइनस n2 पर क्या हो रहा है? मिनिमम। तो आफ्टर एवरी 1 बाय n1 माइनस n2 सेकेंड्स द amplitude turns out to be maximum, and after every 1 by n1 minus n2 seconds the amplitude turns out to be minimum। ठीक है बेटे, तो अगर दो मैक्सिमम के बीच की दूरी ली जाए तो एक बीट आती है, दैट इज 1 बीट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बेटे कि अगर आपके पास 1 बाय n1 माइनस n2 टाइम बाद एक बीट क्रिएट हो रही है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ बीट्स कितनी होंगी? नंबर ऑफ बीट्स जो दो सोर्स से जनरेट होंगी, नंबर ऑफ बीट्स इज इक्वल टू n1 माइनस n2 इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज। सो इतनी बीट्स पर सेकेंड जो है वो जनरेट हो रही हैं। अगर हमारे पास दो सोर्सेज हैं, दो साउंड सोर्सेज हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी हमें पता है, अगर हमें दोनों की फ्रीक्वेंसी पता है तो वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ बीट्स। जो नंबर ऑफ बीट्स होंगी दैट विल बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रीक्वेंसीज, the difference between the two frequencies. So number of beats generated per unit time is n1 minus n2, number of beats। अगर हमारे पास बेटे एक सोर्स है 275 है, 275 हर्ट्ज की, और दूसरी है 270 हर्ट्ज की, दोनों को हम इकट्ठे साउंड कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ बीट्स कितनी हो जाएंगी बेटे? नंबर ऑफ बीट्स इस केस में हो जाएंगी 275 माइनस 270, यानी कि 5 बीट्स पर सेकेंड। ठीक है बेटे, तो इस तरह से हम लोग बीट्स, अब देखिए बीट्स पे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। बीट्स पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं दैट आई विल बी डिस्कसिंग नाउ। नाउ देखिए बेटा, एक ट्यूनिंग फोर्क होता है, ये ट्यूनिंग फोर्क इस तरह का होता है, एक बेसिकली साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये चिमटा भी कह सकते हो आप हिंदी में से, तो चिमटे की तरह होता है। इसमें यहां पर स्टेम है, ये इसकी स्टेम है बेटे, और ये इसके ब्लेड्स हैं। ठीक है बेटे, अब जब हम इसको साउंड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? इसको पकड़ के ऐसे मारेंगे और ये क्या हो जाएगा? इट स्टार्ट साउंडिंग, यानी ये ऐसे वाइब्रेट करना शुरू कर देगा बेटे, ये ऐसे हिलना शुरू कर देगा, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी इसकी, ये ऐसे। और इसकी वजह से क्या होगा?
there will be forced vibrations that will be generated in the surrounding medium. Surrounding medium में क्या होगा, forced vibrations चालू हो जाएंगी और forced vibrations के कारण यहाँ पे wave generate हो जाएगी और वो wave generate होगी depending upon the frequency of the tuning fork. अलग अलग frequencies के tuning fork आप डिजाइन कर सकते हैं. अच्छा बेटे, अगर ब्लेड्स मोटे कर दिए जाएं तो हिलने की क्षमता कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी घट जाती है. ठीक है बेटे, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस अगर आपने क्या करा, ब्लेड्स को मोटा कर दिया या ब्लेड्स पे वैक्स कर दिया. ब्लेड्स पे वैक्स करना होता है लोडिंग ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क. वैक्सिंग ऑफ ब्लेड्स ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क is known as loading. ठीक है बेटे, और अगर हम अनलोडिंग कर रहे हैं, अनलोडिंग का मतलब है कि आप इसके जो ब्लेड्स हैं उनको पतला कर रहे हो. ट्यूनिंग फोर्क के जो ब्लेड्स हैं उसको पतला कर रहे हो. ट्यूनिंग फोर्क के ब्लेड्स को पतला करना मतलब फाइल करना. ठीक है बेटे, तो उसको कहते हैं फाइलिंग ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क या अनलोडिंग ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क. अनलोडिंग ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क is to file the tuning fork to make the blades lighter. तो ब्लेड्स को लाइट करना. ठीक है बेटे, तो ये वाइब्रेशंस तेज हो जाएंगी यानी फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज. अनलोडिंग के दौरान फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और लोडिंग के दौरान फ्रीक्वेंसी घट जाती है. अब इसी की एप्लीकेशन पर मैं आपके साथ एक दो क्वेश्चन करूंगा बेटे. देखो जरा ध्यान से, बीट्स पे बेस्ड ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इस टाइप के क्वेश्चन हमको अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं बेटे. तो आप देखिए पहला क्वेश्चन, a tuning fork A having frequency 460 hertz is sounded with tuning fork B of unknown frequency ठीक है जी. तो ये B है ट्यूनिंग फोर्क ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी. The number of beats obtained is 5 if tuning fork B is waxed, then the number of beats per second become 2. Then find the frequency of B. सो बेटे दो ट्यूनिंग फोर्क्स है हमारे पास. एक ट्यूनिंग फोर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी है 460 हर्ट्ज और B के साथ उसको साउंड किया गया. दोनों के साउंड करने पर 5 बीट्स आती हैं. B को वैक्स कर दिया गया तो बीट्स हो जाती हैं 2. आपने पता करना है कि फ्रीक्वेंसी B की कितनी है. देखो बेटा ऐसा है, आपको पता है नंबर ऑफ बीट्स होता है, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस. नंबर ऑफ बीट्स होता है फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस. फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 गिव्स अस द नंबर ऑफ बीट्स. अब अगर आप के पास 460 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोर्क है और ये ट्यूनिंग फोर्क है A. ठीक है जी, A ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 460 हर्ट्ज है. तो अगर इसको B के साथ साउंड कर रहे हो तो अगर 5 बीट्स आ रही हैं तो इसका मतलब है या तो ये 465 हर्ट्ज होगा B या क्या 455. ठीक है बेटे,
बी की फ्रीक्वेंसी 465 भी हो सकती है, 455 भी हो सकती है। अब हम ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों ही हो जाए, ठीक है बेटे। तो इसका मतलब है कोई एक फ्रीक्वेंसी इसमें से करेक्ट है, कोई एक गलत है। तो अब हमने ये चेक करना है कि फ्रीक्वेंसी सही कौन सी होगी, ठीक है बेटे, कौन सी फ्रीक्वेंसी सही बनेगी। अब अगर मैं सपोज 455 मान लूं कि भी सही आंसर है, तो 460 माइनस 455 5 बीट्स हो गई। लेकिन अच्छा, अगर आपने 455 वाले को वैक्स किया, अगर आपने 455 वाले को वैक्स किया, तो वैक्स करने पर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। घटने का मतलब है 455 नहीं रही, चलो 454 हो गई या 452 हो गई। अगर 452 हो गई या 454 भी हो गई, तो नंबर ऑफ बीट्स चाहिए थे बढ़ने। तो इसका मतलब है ये मानना बिल्कुल गलत है कि ये फ्रीक्वेंसी 455 है अननोन। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, 465 करेक्ट आंसर है, क्योंकि 465 माइनस 460 इज 5 बीट्स। अच्छा, आपने इसको वैक्स किया तो फ्रीक्वेंसी घट गई, अब इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 462, ठीक है बेटे। तो ये क्या आंसर क्या बनेगा, जो बी की फ्रीक्वेंसी है, अननोन फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 465, अननोन फ्रीक्वेंसी इज 465। तो करेक्ट आंसर इज 465, ठीक है बेटे। अब इसमें क्या था कि बीट्स रिड्यूस हो रही थी, ऐसा भी पॉसिबल है कि बीट्स रेज हो जाएं, बीट्स रेज हो जाएं, यानी कि बीट्स, नंबर ऑफ बीट्स इंक्रीज, ठीक है बेटे। तो अगर नंबर ऑफ बीट्स इंक्रीज हो रही हैं तो क्या आंसर बनता है इस केस में, लेट अस से दैट द नंबर ऑफ बीट्स बिकेम 7 बीट्स पर सेकेंड। सपोज द नंबर ऑफ बीट्स बिकम 7 बीट्स पर सेकेंड। अगर नंबर ऑफ बीट्स 7 बीट्स हो गई तो 465 आंसर नहीं हो सकता, फिर कितना हो जाएगा बेटे, 455, क्योंकि वैक्सिंग करने पर 455 से और जो है फ्रीक्वेंसी नीचे गिर जाएगी, तो आंसर विल बी देन डिफरेंट, और आंसर क्या होगा उस समय, 455 हर्ट्ज होगा, ठीक है। सो नंबर, एक बात ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ बीट्स यदि कम होती हैं तो जो फ्रीक्वेंसी है अननोन वो ज्यादा होगी, और अगर नंबर ऑफ बीट्स ज्यादा हो जाती हैं तो रिजल्टिंग जो उस फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली होगी, फ्रीक्वेंसी हमेशा उस समय कम वाली होगी, ठीक है बेटे। तो उस समय कम वाली होगी। एक और प्रॉब्लम करता हूं इसी पे रिलेटेड, जिसमें कि बीट्स इंक्रीज हो रही हैं, फिर दोबारा आपको समझाता हूं बेटे। ए सोनोमीटर वायर having frequency, having fundamental frequency of 460 hertz, is sounded with a tuning fork B of unknown frequency. The number of beats is the number of beats when sounded together is 4 beats per second. If B is waxed, then the number of beats increase to 8 beats per second. Find the unknown frequency B, ठीक है बेटे। तो इसका मतलब देखो 460 है आपके पास जिसके साथ साउंड किया गया, अननोन फ्रीक्वेंसी यानी कि बी की फ्रीक्वेंसी या तो 464 हो सकती है या बेटे 456 हो सकती है। अगर आप वैक्स कर दो, अगर आप इसको वैक्स कर दो तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, यानी कि 463 हो जाएगी या 462 हो जाएगी, तो नंबर ऑफ बीट्स घटने चाहिए। तो इसका मतलब है ये आंसर नहीं हो सकता। 456 है,
ठीक है बेटे, पहले 4 बीट्स दे रहा था, अब जैसे इसको वैक्स किया इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, और कम हो गई, और अगर फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो व्हाट विल हैपन, द नंबर ऑफ बीट्स इंक्रीज। सो करेक्ट आंसर इज 456 हर्ट्ज, करेक्ट आंसर इज 456 हर्ट्ज। ठीक है बेटे, नाउ नेक्स्ट हम लोग बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक अब डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, दैट इज बेटे स्टेशनरी वेव्स। वी विल बी डिस्कसिंग स्टेशनरी वेव्स, स्टेशनरी वेव्स। आपको मैंने रिजिड बॉडी रिफ्लेक्शन समझाई है बेटे, कि रिजिड बॉडी पे रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है उसमें एक फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो जाता है। फेज डिफरेंस पाई का और पाथ डिफरेंस हाफ वेवलेंथ का, और पाथ डिफरेंस हाफ वेवलेंथ का। ठीक है बेटे, और अगर हमारे पास रिजिड बाउंड्री ना हो तो रिफ्लेक्शन हो जाती है। ठीक है बेटे, तो रिफ्लेक्शन हो जाती है एट दी बाउंड्री, बाउंड्री पर फ्री रिफ्लेक्शन, इसको हम कहते हैं फ्री सरफेस रिफ्लेक्शन, और उसमें कोई पाथ डिफरेंस नहीं आता, पाथ डिफरेंस इज सेम। अब बेटे स्टेशनरी वेव्स क्या हैं, स्टेशनरी वेव्स क्या हैं, मैं बिल्कुल सिंपल ढंग से एक बार आपको स्टेशनरी वेव जनरेट करके दिखाऊंगा। ये देखिए बेटा, ये एक अखबार मेरे पास में, ये अखबार, और इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया। ठीक है जी, और बेटे इसमें गाना गाऊंगा, इसमें गाना गाऊंगा, गाना गाऊंगा, गाना गाऊंगा, गाना गाऊंगा, गाना गाऊंगा, गाना गाऊंगा। अब देखो बेटे, ये जो आपकी ये पाइप है, ये एक पाइप है, ये कैसी है, दोनों साइड से खुली है, और इसमें मैंने गाना गा के सुनाया अभी आपको, ओम भूर्भुवः स्वः। अब देखो बेटे, ये जो पाइप है ये ओपन ऑर्गन पाइप है, इसमें थोड़ी देर पहले अभी जब मैंने गाना गाया तो स्टेशनरी वेव्स बनी थी, इसमें स्टेशनरी वेव्स बनी थी, और यहां पे फ्री बाउंड्री है बेटे, और रिफ्लेक्शन भी कैसी हो रही है, फ्री बाउंड्री रिफ्लेक्शन। अब देखो मैंने इसको बंद कर दिया यहां से, और अब फिर गाना गाऊंगा, यादा ओम। अब देखो बेटे, अभी भी इसमें स्टेशनरी वेव्स जनरेट हुई हैं, और ये स्टेशनरी वेव्स कैसी हैं, क्लोज्ड पाइप में, ये कैसी जनरेट हुई हैं बेटे, क्लोज्ड पाइप में। ठीक है बेटे, तो ये स्टेशनरी वेव्स जो होती हैं वो उसी मीडियम में अंदर स्थायी हो जाती हैं, रुक जाती हैं बेटे। जैसे अभी जो मैंने गाया थोड़ी देर पहले, तो उसमें क्या हुआ, यहाँ पे वेव्स अंदर स्टेशनरी वेव्स जनरेट हुई हैं, और बंद कर दिया तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में भी स्टेशनरी वेव्स जनरेट हुई हैं। तो ये दो वैरायटी दिखाई मैंने आपको स्टेशनरी वेव्स की। स्टेशनरी वेव्स बेटे धागे में भी पैदा हो सकती हैं, स्ट्रिंग्स में भी पैदा हो सकती हैं। तो अब देखिए व्हाट आर स्टेशनरी वेव्स। पहले तो सबसे बड़ी बात है हम स्टेशनरी वेव को समझेंगे कि स्टेशनरी वेव है क्या। देखो बेटे ऐसा है, इफ टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड and frequency but moving in opposite directions, superimpose upon each other, then they give rise to formation of stationary waves. तो देखो बेटे, if two waves of same amplitude and same frequency but दोनों की दोनों opposite directions में चल रही हैं, then what is happen on superimposing both of them will give rise to the formation of stationary waves. ठीक है बेटे, अब ये stationary waves
क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में भी जनरेट हो सकती हैं, ओपन ऑर्गन पाइप में भी जनरेट हो सकती हैं। ओपन ऑर्गन पाइप क्या है? सिलिंड्रिकल पाइप विच इज हैविंग बोथ द एंड्स आर ओपन। और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप क्या है? जिसमें कि दोनों एंड्स कैसे हैं? क्लोज्ड हैं बेटे। सॉरी, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में एक एंड क्लोज्ड है और एक एंड ओपन है। ऐसा होता है बेटे जैसे अगर ये वेव हमारी गई ऐसे और यहां पे कोई रिजिड एंड आ गया तो इसका आपको पता है इसने रिवर्स हो जाना है, ठीक है, और क्या होना है? रिफ्लेक्ट होना है इस वेव ने, और रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरह से आएगी। ये जब दोनों वेव सुपर इंपोज हुई, दोनों का एम्पलीट्यूड कैसा था? सेम था, और फ्रीक्वेंसी भी कैसी थी? सेम। क्योंकि जब वेव गई, ये वेव गई, तो जब वो उससे टकराई, इससे टकराई, तो क्या हुआ? इसमें पाथ डिफरेंस आ गया λ/2 का, और फेज डिफरेंस आ गया पाई का। तो ये वापस आई इस वाली जाने वाली वेव के साथ। जब ये सुपर इंपोज हुई तो क्या हुआ? दोनों सेम एम्पलीट्यूड की थी और दोनों कैसी थी? दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की थी। जब सुपर इंपोज हुई तो दैट गिव्स राइज टू, सुपर इंपोजिशन ऑफ सच वेव्स गिव्स राइज टू ए स्टेशनरी एरिया, जहां पे एनर्जी क्या रह जाती है? स्टेशनरी। जहां पे एनर्जी क्या रह जाती है? स्टेशनरी। और यहीं पे एनर्जी सारी स्थिर होगी। जो पॉइंट्स जिस पर की एम्पलीट्यूड इज मिनिमम, जिस पर की एम्पलीट्यूड इज मिनिमम आर कॉल्ड नोड्स, इन्हें नोड्स कहते हैं, जहां पे की एम्पलीट्यूड इज लीस्ट। और वो पॉइंट्स जहां पे की द एनर्जी इज द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम आर कॉल्ड एंटी नोड्स। उन पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? एंटी नोड्स। ठीक है बेटे, तो ये नोड्स हो गए सारे। यहाँ पे जहां पे स्टेशनरी, जहां पे क्या है? एम्पलीट्यूड जीरो है। और एंटी नोड्स वो हो गए जहां पे कि एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, जहां पे एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। सो बेटे देखो, ये दिस इज वन एग्जांपल ऑफ स्टेशनरी वेव। ये धागे में मैंने पैदा करी है स्टेशनरी वेव। ठीक है बेटे, अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव और स्टडी करेंगे ओपन ऑर्गन पाइप्स, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स और सोनोमीटर वायर। और फिर उसके बाद लास्ट में विल बी स्टडिंग द रेजोनेंस ट्यूब। ये सब हम अब स्टडी करेंगे बेटा। देखिए नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, इक्वेशन और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और इसके डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन वी विल बी स्टडिंग। अलग अलग मोड्स ऑफ वाइब्रेशन भी स्टडी करेंगे। देखो बेटा, एक वेव थी y1, ठीक है बेटे। अब ये देखिए, ये है हमारी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ये है हमारी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। इसमें यहां से वेव आई, ये रिजिड बाउंड्री थी, ये बेटे x इक्वल टू 0 और ये है x इक्वल टू l। l क्या है? लेंथ ऑफ दी ऑर्गन पाइप। ये मैंने अभी आपको बना के दिखाई थी ऑर्गन पाइप, तो उसमें गाना गाया जा रहा है। तो ये एक वेव आई, ठीक है बेटे। और ये वेव आई कहां से? फ्रॉम, इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। फिर ये रिफ्लेक्ट हुई, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इसके साथ क्या बना रही है? देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड वेव है और जो इंसिडेंट वेव है, ये इंसिडेंट वेव है और ये रिफ्लेक्टेड वेव है, आपस में सुपर इंपोज हुई और क्या बन रही है? स्टेशनरी वेव्स बन रही हैं। हम इस स्टेशनरी वेव्स की इक्वेशन निकालना चाहते हैं। ये मैंने फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन बनाया है। अभी फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन और इलेबोरेट करूंगा मैं कि कैसे मैं इसको कह रहा हूं। ठीक है बेटे, अब देखिए, y1 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाय लैम्डा इंटू वी प्लस एक्स। ये क्या है? क्योंकि ये कहां से आ रही है? राइट टू लेफ्ट जा रही है, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, तो इसलिए यहां पे क्या आ गया बेटा? प्लस एक्स आ गया। ठीक है, अब ये वाली वेव जो रिफ्लेक्टेड है उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? y2 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाय लैम्डा इंटू क्या चीज बेटे? ये अच्छा, इसके आगे ना नेगेटिव साइन लग जाएगा। क्यों? क्योंकि फेज डिफरेंस आ गया पाई का, ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव साइन, और नीचे जा रहा है पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव साइड पे है। तो अब आप देखिए, माइनस ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा इंटू वी टी माइनस एक्स। माइनस एक्स क्यों कहा मैंने? क्योंकि ये वेव जा रही है लेफ्ट टू राइट, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। इक्वेशन ऑफ वेव में आपको मैंने बता दिया था। अब देखिए बेटा, सुपर इंपोजिशन करेंगे तो रिजल्टिंग वेव क्या आ जाएगी? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2।
So this will be equal to a sin 2 pi by lambda into Vt plus x minus a sin 2 pi by lambda into Vt minus x into Vt minus x. तो ये देखो बेटा, ये कितना हो जाएगा, a टाइम्स साइन 2 पाई बाई लैम्डा Vt प्लस एक्स माइनस साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू Vt माइनस एक्स। ये बेटे साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, क्या फॉर्मूला लगेगा, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो ये हो गया a इंटू 2 टाइम्स साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू। अब देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, c प्लस डी बाई टू कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू Vt प्लस एक्स प्लस Vt माइनस एक्स, एक्स एक्स गया 2Vt आया 2Vt बाय 2, ठीक है बेटे। और साइन ऑफ, अब देखो साइन में क्या आ जाएगा बेटे, साइन में क्या आ जाएगा, साइन सी कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू Vt प्लस एक्स माइनस Vt प्लस एक्स। तो Vt गया और यहाँ पे क्या आ गया, 2x आ गया, 2x बाई 2। तो इक्वेशन क्या बनी हमारे पास में, 2a साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा इंटू कॉस 2 पाई Vt बाई लैम्डा। ये इक्वेशन जब भी देखो तो बेटा इसका मतलब होता है वी आर सीइंग द इक्वेशन ऑफ ए स्टेशनरी वेव। हमने इक्वेशन किसकी देखी है, ऐसी इक्वेशन जब भी हम देखते हैं तो दिस रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ ए स्टेशनरी वेव, ये स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है। अब इसमें आप देखिए एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंडेंट है बेटे, एम्पलीट्यूड मिनिमम और मैक्सिमम डिपेंडेंट है इस वाले फैक्टर पे, क्योंकि इसमें x आ रहा है, x क्या पोजीशन, अलग अलग पोजीशन पे नोड्स बनेंगे और एंटी नोड्स बनेंगे, तो आपको x से डिपेंडेंसी बनती है कि कहां पे नोड बनेगा और कहां पे एंटी नोड। जहां पे नोड बनता है, ठीक है बेटे, जहां पे नोड बनता है वहां पे y 0 होता है, जहां पे एंटी नोड बनता है वहां पे y मैक्सिमम होता है, ठीक है बेटे। अब आप देखिए वी विल बी डिस्कसिंग डिफरेंट मोड्स, इसी इक्वेशन से हम देखेंगे, ये हमने किसके लिए बनाई है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए बनाई है, और इसी से अब हम देखेंगे कि क्या डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पॉसिबल हैं। x इक्वल टू 0 पर हमेशा क्या बनेगा, नोड, और x इक्वल टू l पर क्या बनेगा बेटे, एंटी नोड, ठीक है। और यहां पे y क्या होगा, मैक्सिमम, और यहां पे y क्या होगा, मिनिमम। अब आप देख लो इस वाली इक्वेशन में अगर इस फैक्टर में x इक्वल टू 0 डालो तो y 0 आ जाता है, क्योंकि साइन 0 इज 0, साइन 0 इज 0। अच्छा बेटे अगर मैं x इक्वल टू l डाल दूं, x इक्वल टू l डाल दूं तो साइन ऑफ 2 पाई l बाई लैम्डा, साइन ऑफ 2 पाई l बाई लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है बेटे। ये क्या होगी, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम, ठीक है जी, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम। अब आप देखिए बेटे तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 पाई l बाई लैम्डा इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ बेटे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पाई से पाई कैंसल हो गया, आपके पास आया, आपके पास क्या आया बेटे, लैम्डा इज इक्वल टू 4l बाई 2n माइनस 1, ठीक है जी, 4l बाई 2n माइनस 1 वेयर n कैन टेक वैल्यू 1 2 3 4 5 6 so on, ठीक है बेटे। इस तरह से n की वैल्यूज हम ले सकते हैं। अब आप देखिए बेटे अगर मैं लेंथ को लिखना चाहूं तो लेंथ कैन बी रिटन एज 2n माइनस 1 टाइम्स लैम्डा बाई 4, ठीक है बेटे, लैम्डा बाई 4। तो अब आप देखिए इस केस में
जब n इक्वल टू 1 होगा तो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है बेटे, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन कब होगा? व्हेन n इज इक्वल टू 1। उस समय जो वेव होगी, फर्स्ट मोड की जो करेक्टरिस्टिक्स है, L विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई 4। L विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई 4। इसका मतलब है लेंथ में 1/4 वेवलेंथ कंटेन होगी। लेंथ में कितनी वेवलेंथ कंटेन होगी? 1/4 वेवलेंथ। और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपको पता है बेटे, फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हो, v इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है बेटे, v इज, यहां पे कौन सी वेव है? यहां पे साउंड वेव है, तो साउंड की वेलोसिटी तो पता ही है आपको, तो v इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो n, तो देखो बेटे, n विल बी इक्वल टू v बाय लैम्डा। तो n इज इक्वल टू v बाय 4l। इसको कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको क्या कहते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी है, इसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट हार्मोनिक ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। इसको क्या बोलते हैं बेटे? फर्स्ट हार्मोनिक। और इसका जो फोटो बनेगा वेव का, जो स्टेशनरी वेव का फोटो बनेगा, वो इस तरह का बनेगा बेटे। ये 1/4 वेव कंटेन्ड है। अच्छा, अगर अब बेटे n2 ले लें अगर हम, तो n अगर आप 2 लेंगे तो देखिए बेटा व्हाट विल हैपन। n2 ले लिया तो l कितना हो गया? 3 लैम्डा बाई 4। ठीक है बेटे, l 3 लैम्डा बाई 4, और लैम्डा हो गया 4l बाई 3। लैम्डा हो गया 4l बाई 3। ठीक है बेटे, l 3 लैम्डा बाई 4 मतलब एक हाफ वेवलेंथ और क्या, एक हाफ वेवलेंथ और एक 1/4 वेवलेंथ, ये कंटेंट हुई। तो देखो बेटा, ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड ही बनना है। ओपन एंड पे क्या बनना है? हमेशा एंटी नोड ही बनना है। तो अगर ऐसा है तो देखो बेटा वेव कैसी बनेगी? कुछ ऐसी, ये। तो यहां पे एंटी नोड्स आ गए और यहां पे नोड्स आ गए। कितने नोड्स? 2 नोड्स, 2 एंटी नोड्स। ठीक है बेटे, ये सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है। इसमें आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? n2 is called 3v by 4l। n2 is called 3v by 4l। ये सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, इसको बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। दिस इज थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। अच्छा, इसके बाद आएगा बेटा फिफ्थ हार्मोनिक। फिफ्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? इसको बोलते हैं सेकंड ओवरटोन। फिफ्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5v by 4l। 5v by 4l। उसमें क्या होगा बेटे? यहां पे तो एंटीनोड ही बनना है, उसमें कितनी वेव कंटेन होगी? एक पूरी वेव और एक चौथाई एक वेव। ठीक है बेटे, तो उसका जो वो दैट इज कॉल्ड थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, और दिस इज कॉल्ड एज सेकंड ओवरटोन। तो आप देखिए, अगर किसी पाइप में सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स आ रहे हैं, वो पाइप जो है दैट इज कॉल्ड ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। उसमें फ्रीक्वेंसीज आर इन द रेशियो। फ्रीक्वेंसीज किस रेशियो में है बेटे? n1 is to n2 is to n3 so on करते करते is 1 is to 3 is to 5 is to 7 is to so on। ठीक है बेटे, तो ये आपका हो गया क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ये हो गया क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, और उसमें स्टैंडिंग वेव्स हमने डिस्कस की बेटे।